क्या एक जंग, सिर्फ एक जंग, दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल सकती है? आज हम एक ऐसे ही तज्ज़िये को देख रहे हैं जो ये बताता है कि कैसे एक इलाकाई झड़प, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, पूरी दुनिया के निज़ाम को उलट-पुलट कर रख सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस तज्ज़िये के मुताबिक आने वाला कल कैसा नज़र आ सकता है। जरा सोचें, एक सोशल मीडिया पोस्ट, सिर्फ चंद अल्फाज और पूरी दुनिया जंग के दहाने पर आ खड़ी हो। ये सारा मंजरनामा शुरू ही एक ऐसी इश्तियाल अंगेज धमकी से होता है जो इस आलमी बहरान की वो चिंगारी बनती है जिसका हम आज जायजा लेने जा रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक सफ़र पर निकलेंगे। हम मगरबी एशिया में शुरू होने वाले बहरान से बात शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि ये कैसे अमेरिकी ताकत के मॉडल को चैलेंज करता है, और उसके बाद दुनिया भर में इसके असरात क्या होते हैं। और आखिर में हम ये देखेंगे कि इस खला को पुर करने के लिए कौन से नए आलमी नज़रियात सामने आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले इस चिंगारी की बात करते हैं जिसने ये सारी आग भड़काई, यानी मगरबी एशिया का बहरान। इस माखिज के मुताबिक इस पूरे तनाज़े की जड़ में 3 बड़ी सच्चाइयां छुपी हुई हैं। देखें, इस तज्ज़िये के मुताबिक 3 ऐसी हकीकतें हैं जो इस बहरान को चला रही हैं। पहली ये कि ईरान न सिर्फ जंग जीत चुका है, बल्कि दुनिया की सबसे अहम तिजारती गुज़रगाह आबनाए हॉर्मुज़ पर भी उसी का कंट्रोल है। दूसरी हकीकत, एक मुकम्मल जंग का मतलब है आलमी माइशत की तबाही, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात है, वो ये कि खुद अमेरिका के अंदर अपनी ही क़यादत पर एतमाद ख़त्म होता जा रहा है। तो इस बहरान का हल क्या है? इस माखिज का कहना है कि चीन, रूस और पाकिस्तान की सालसी से अमन मुआहदा तो हो जाएगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। ये एक ऐसा अमन होगा जो अमरीकी बालादस्ती के दौर के खात्मे का ऐलान करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा? इस अमन मुआहिदे के बाद की दुनिया कैसी होगी? ये तज्ज़िया कहता है कि इसके नतीजे में वो अमेरिकी मॉडल टूटना शुरू हो जाएगा, जिसने कई दहाइयों से आलमी निज़ाम को अपनी गिरफ्त में रखा हुआ था। अमरीकी ताकत का असर राज पावर प्रोजेक्शन के नज़रिए में है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो दुनिया का आलमी पुलिसमैन। यह सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि ये दुनिया के किसी भी कोने में फौरी तौर पर मुदाखलत करने और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की सलाहियत है। और ये आलमी पुलिसमैन अपनी ताकत बरकरार कैसे रखता है? इस वसी नेटवर्क के जरिए दुनिया भर में फैले हुए तकरीबन 750 फौजी अड्डे। ये सिर्फ फौजी चौकियां नहीं हैं, ये अमरीकी असर और रसूख की अलामतें हैं जिन पर खरबों डॉलर खर्च होते हैं। तो इस मॉडल का फॉर्मूला क्या है? सीधा साधा है, दुनिया भर में फौजी अड्डे, ऐसे इत्तेहादी जो पार्टनर्स कम और पैरोकार ज़्यादा हों, और हर खित्ते में अपना असर कायम करने की कोशिश। लेकिन ये तज्ज़िया कहता है कि इस मॉडल की उम्र अब पूरी हो चुकी है और दुनिया एक नए कम जारिखाना निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। तो आइए ज़रा दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि इस एक इलाकाई तनाज़े की लहरें पूरी दुनिया में कैसे फैलती हैं और अमेरिकी असर व रसूख को कमज़ोर करती हैं। और हम 4 अहम खित्तों का जायज़ा लेंगे। हमारी पहली मंजिल है मशरिक़ वस्ती, यानी इस बहरान का मरकज़। ज़ाहिर है, ताकत की तब्दीली का सबसे बड़ा ज़लज़ला यही महसूस किया जाएगा जहां दहाइयों पुराने इत्तेहाद टूटने के धाने पर होंगे। इस माखज़ के मुताबिक खित्ते में एक ड्रामाई तब्दीली आएगी। क़तर अमरीकी सैनकॉम हेडक्वार्टर को बंद करने का कहेगा, ओमान ईरान के करीब हो जाएगा और सऊदी अरब जीतने वाले का साथ देगा। लेकिन अहम नुक्ता यह है कि अमरीकी फौजी मौजूदगी को सलामती के बजाय एक खतरे के तौर पर देखा जाने लगेगा। अब हम यूरोप का रुख करते हैं, जहां अमरीकी खारजा पॉलिसी का सबसे मजबूत सुतून यानी ट्रांस अटलांटिक इत्तेहाद टूटने के खतरे से दोचार हो जाएगा। ये तज्ज़िया कहता है कि ईरान पर यकतरफा कार्रवाई से नेटो के इत्तेहादी सख्त नाराज़ होंगे। वो आबनाए हुर्मुज़ में मदद से साफ इनकार कर देंगे, जिससे नेटो का मुस्तकबिल ही खतरे में पड़ जाएगा। नतीजा, फ्रांस और जर्मनी जैसे बड़े यूरोपीय ममालिक अमेरिका से हटकर अपनी सिक्योरिटी के इंतजामात खुद तलाश करना शुरू कर सकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है मशरक़ी एशिया, जहां अमेरिका के अहम इत्तेहादी अपनी पोजीशन पर नज़रसानी कर रहे होंगे। यहाँ भी कहानी कुछ वैसी ही है। अमेरिका के करीबी इत्तेहादी भी अपनी वफादारियां बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। जापान अपनी फ़ौज को दोबारा मजबूत करने का सोचेगा, जनूबी कोरिया खुद को गैर महफूज महसूस करेगा, और फिलिपिनो और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक भी अपने कौमी मफादात को अमरीकी इत्तेहाद पर तरजीह देना शुरू कर देंगे। और आखिर में ये दौरा हमें अमेरिका के अपने घर के पिछवाड़े यानी मगरबी निस्फ कुरा में लाता है, जहां उसे अपने सबसे करीबी चैलेंजेस का सामना है। यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है पैसा। गोल्डन डोम जैसा महंगा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिस पर $1 ट्रिलियन खर्च हो, बनाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा, खास तौर पर जब मईशत कमज़ोर हो।
اور اس کے ساتھ ساتھ چین کا معاشی اثر و رسوخ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لاطینی امریکہ کے 2/3 ممالک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ صدیوں پرانی منرو ڈاکٹرن کے لیے ایک سیدھا چیلنج ہے، جس کے تحت امریکہ اس پورے خطے کو اپنا علاقہ سمجھتا ہے۔ تو اگر امریکی ماڈل زوال کا شکار ہے تو اس کی جگہ کون لے رہا ہے؟ آئیے اب ان متبادل عالمی ماڈلز پر نظر ڈالتے ہیں جو روس اور چین پیش کر رہے ہیں۔ روس کا نظریہ ایک کثیر قطبی کثیر مرکزی دنیا کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں کئی بڑی طاقتیں ہوں گی، لیکن ہر علاقہ اپنی سلامتی کا خود ذمہ دار ہوگا، جہاں مقامی طاقتور ممالک قیادت کریں گے، یعنی ایک عالمی پولیس مین کے بجائے ایک غیر مرکزی نظام۔ دوسری طرف چین کا ماڈل فوجی طاقت کے بجائے معیشت پر چلتا ہے۔ اس کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو 149 ممالک تک پھیل چکا ہے۔ یہ صرف سڑکیں اور بندرگاہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اقتصادی انحصار کے ذریعے اثر و رسوخ قائم کرنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ تو آئیے اس سب کو ایک ساتھ لاتے ہیں اور ان دو الگ الگ ماڈلز کا براہ راست موازنہ کرتے ہیں کہ عالمی اثر و رسوخ آخر ہونا کیسا چاہیے۔ یہاں دونوں ماڈلز کا فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف امریکی ماڈل ہے جو فوجی طاقت اور عالمی تسلط پر یقین رکھتا ہے۔ دوسری طرف روس اور چین کا ماڈل ہے جو اقتصادی ترقی اور شراکت داری کے ذریعے اپنا اثر بڑھانا چاہتا ہے۔ ایک ماڈل زبردستی پر مبنی ہے، دوسرا ترغیب پر۔ یہ دنیا کے مستقبل کے لیے دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ اور اس تجزیے کا سب سے چونکا دینے والا نتیجہ یہ ہے، اس کے مطابق اس جنگ کے بعد امریکہ عالمی سپر پاور بننے کا خواب چھوڑ کر صرف ایک علاقائی طاقت کے طور پر اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوگا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ایک نئے زیادہ متوازن عالمی نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک نئے اور شاید زیادہ خطرناک عالمی انتشار کا آغاز ہے؟ اس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔